व्याप्त हो चुका है कि आम आदमी अपने कामों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। इस ऑफिस में उस ऑफिस के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन सरकारी बाबुओं और अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। कई अधिकारी तो इस कदर भ्रष्ट हो चुके हैं कि उन्हें रिश्वत के अलावा कोई और भाषा समझ ही नहीं आती। ऐसे में मुंह में बस यही शब्द निकलते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट और जनता त्रस्त। आज अपने सेना की ड्यूटी छोड़ के भ्रष्टाचार के चलते सरकारी कर्मियों से छोटे मोटे कागजी कामकाज कराना भी अब इतना कठिन हो चुका है कि आम आदमी गलत कदम उठाने को मजबूर होने लगे हैं। बिलासपुर में तो भ्रष्ट अधिकारियों ने देश की सरहदों की सुरक्षा करने वाले एक जवान को भी सरकारी दफ्तरों में ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर मेरे साथ ऐसा अगर हो रहा है तो मैं आज अपने सेना की ड्यूटी छोड़ के या मैं करूंगा। ये अल्फाज है उस शख्स के जो मुल्क की सरहदों की निगरानी के लिए सेना में भर्ती हुआ। सरहदों के खौफनाक हालात भी इस जामाज का जज्बा नहीं तोड़ सके, लेकिन सूबे का प्रशासन चलाने वाले अधिकारियों और व्यवस्था से लड़ना इसके लिए इतना भारी पड़ गया कि ये अपने साथियों के साथ नक्सली बनने तक की बात कह रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या हालात हैं जो देश का एक सिपाही अपनी वर्दी छोड़कर नक्सली बनने की बात कह रहा है, तो खुद ही सुन लीजिए। 5,000 का मांग था, 5,000 उसको मैं दे चुका हूँ, बट और मांग रहा तो भाई मेरे पास इतना पेमेंट नहीं है, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरे से इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं खुद और मेरे साथ जो भी रहेगा, अगर मेरे से कोई अगर सजेशन लेता है तो मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई आप सेना देशभक्ति छोड़ो, आप हथियार पकड़ो। तो सुना आपने, जो जवान देश के दुश्मनों से मोर्चा लेते वक्त भी हिम्मत नहीं हारता, वो चंद भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के आगे खुद को मजबूर मान रहा है, क्योंकि अपनी खरीदी हुई जमीन को अपने नाम करने की इसकी कोशिशें उन हालात से ज्यादा दुष्कर लग रही हैं जो इसे नागालैंड जैसे दुर्गम प्रदेश में देखने पड़ते हैं। वहीं जिस पटवारी पर इस जवान ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वो आरोपों को सिरे से नकार रहा है। श्रीमान संतोष चौहान जी का मेरे से या मेरे प्रभार के पटवारी ऑफिस से कोई काम नहीं है। उनका नामांतरण का जो प्रकरण है श्रीमान तहसीलदार साहब के कोर्ट में लंबित है और मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात यह है कि पांडे से नीचे नामांतरण और रजिस्ट्री दोनों बंद है, तो मेरा तो इससे कोई वास्ता नहीं है प्रकरण से। पटवारी और जवान में किसके आरोप सही है, किसके गलत, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब 5 डेसिबल से कम जमीन का नामांतरण नहीं हो सकता तो फिर उसकी रजिस्ट्री कैसे कर दी गई? और आरोपी पटवारी अपने विभाग की बात न करके सिपाही के विभाग से संबंधित दलीलें क्यों दे रहा है? सैयद वाजिद, इंडिया न्यूज, मुंगेरी। और इस पूरे मसले पर ताजा अपडेट के लिए सैयद वाजिद हमारे संवाददाता मुंगेरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सैयद, 5 महीने से एक जवान चक्कर काट रहा है, अधिकारियों की लापरवाही और उनकी गहरी नींद को हमने देख लिया, लेकिन क्या कोई असर हुआ है इस तरह के कदम का कि एक जवान ये कहने को मजबूर हो जाता है कि आप सेना में भर्ती ना हो, हथियार उठा लो, नक्सलियों में भर्ती हो जाओ, लेकिन सेना में मत आना? बिल्कुल निश्चित ही मैं बता दूं, आज एक आम इंसान को भी एक सरकारी दस्तावेज का काम कराना बहुत दुश्वार हो गया है जी। जिस तरीके से इस जवान ने अपना हमला बताया है कि अगर उसका कोई भी काम अगर नहीं होता है तो वो सेना की सीमा पर रक्षा करने के बजाय उसके विपक्ष में खड़ा होकर नक्सली बनने की बात कही है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सरकारी कामकाज है वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, जिसके नाम से यह आरोप लगा है। बिल्कुल सैयद, लेकिन अभी क्योंकि पटवारी की बात भी हमने सुनी, उसने अपने पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब क्या विकल्प है जवान के पास? क्योंकि पटवारी है, वो पटवारी तो उनकी बात सुन नहीं रहा, अधिकारियों के पास भी अगर वो जाते हैं तो अधिकारियों के पास भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब क्या आगे? देखिए मैं बता दूं कि अब
चक्कर काटने के सिवा देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिकारी की गलती है। अगर 4 डिसमिल के 5 डिसमिल के नीचे अगर किसी चीज का नामांतरण, जमीन का नामांतरण नहीं हो सकता, तो निश्चित ही यहाँ ऐसा भी कहा जा सकता है कि अधिकारी की गलती, लापरवाही की वजह से यह मामला सामने आया है। अगर नामांतरण नहीं होना तो रजिस्ट्री कहाँ हो? यहाँ निश्चित ही रजिस्ट्रार की निश्चित ही गलती है। मुख्य सचिव का हमने आदेश देखा है, पटवारी साहब ने हमको दिखाया है कि वहां पर स्पष्ट दिया है कि 5 डिसमिल के नीचे रजिस्ट्री नहीं होगी, और रजिस्ट्री अगर नहीं होगी तो नामांतरण भी नहीं होगा, तो जिसके वजह से ये मामला पूरा सामने आया है। वहीं पटवारी जो कौशल यादव है, उनका साफ तौर पे कहना है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है बेबुनियाद है, निराधार है, और ये जो मामला है मेरे कहीं भी मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है। उनका कहना है कि मेरा जो प्रभार है उनके अतिरिक्त नहीं आता है, ये अंतर्गत नहीं आता। शुक्रिया आपका सैयद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट हम लेंगे, लेकिन सवाल ऐसे में यही उठता है कि एक जवान जो सेना में भर्ती ये सोचकर होता है कि देश के लिए वो कुछ करेगा, एक युवा जो ये सोचता है कि मेरा देश मैं चलाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी बनती है, और वो दुश्मनों से लोहा लेने के लिए सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए खड़ा है। लेकिन अगर उसी के देश में उसके साथ कोई दिक्कत है तो किस तरह से सरकारी अधिकारी उसकी दिक्कतों को चार लगा देते हैं, मतलब दिक्कतों में इजाफा करने पर तुले हुए हैं। क्या एक जवान का ये हक नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए अधिकारियों से गुहार लगाए, और क्या ये अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने पद का दुरुपयोग छोड़कर उस जवान की या फिर आम जनता के हितों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर उनका तुरंत समाधान करे? तो सवाल यहाँ पर यह है, बड़ी अजीब सी विडंबना है ये तस्वीरें जिस जवान की आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल अपनी जमीन को लेकर, अपनी खरीदी हुई जमीन को अपना बनाने के लिए इस जवान को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कोई विकल्प नहीं बचा है। ये जवान अधिकारियों के पास जाकर थक चुका है। अब ये कहता है कि मेरे से गलती ये हुई कि मैंने अपने देश को अपना समझकर फौज में भर्ती होने का निर्णय लिया। लेकिन अब मैं आने वाली पीढ़ी और युवाओं से ये कहता हूं कि कुछ भी करना, फौज में भर्ती मत होना, नक्सलियों में भर्ती हो जाना, हथियार उठा लेना, लेकिन फौज में भर्ती मत होना। आप समझ सकते हैं क्या मनोस्थिति होगी इस वक्त इस जवान की, जो इस तरह से कहने पर मजबूर कर दिया। क्या ये वही जवान है जिसने जब शपथ ली होगी देश की सुरक्षा करने के लिए, देश की जनता की सुरक्षा के लिए, तो तब क्या इसके मन में होगा, और कितना बड़ा बदलाव सिर्फ हमारी सरकारी मशीनरी के चलते आ गया है? ये बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे देश की भी है और सरकारी संस्थाओं की भी है। इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी व्यक्ति को अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हो, लगातार गुहार लगानी पड़ रही हो, या फिर अपना दुख यूं मीडिया के आगे रोना पड़ रहा हो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतने विरोध के बावजूद भी, इतने मामले सामने आने के बावजूद भी हमारी सरकारी मशीनरी उन चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट क्यों नहीं करती जिसके लिए उसे बनाया गया है? सवाल यहाँ पर ये उठता है। अब देखना यही होगा कि पटवारी ने एक तरफ ये कह दिया है कि उस पर लगाए हुए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जवान ये कहता है कि मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा था, लड़ रहा हूं और आगे लड़ता रहूंगा। तो अब ये देखना है कि किसकी लड़ाई जीतती है। क्या पटवारी का वो बयान जीतता है जिसमें वो अपने आप को बेकसूर बता रहा है, और क्या ये जवान जो अपनी ड्यूटी को छोड़कर अपने हक की लड़ाई अपने ही देश के अधिकारियों से लड़ रहा है? रिश्वत मांगना हमारे देश में अब आम बात हो गई है। पटवारी से लेकर तहसीलदार से लेकर बड़े अफसर तक रिश्वत मांगने से पीछे नहीं हटते, और ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं। और मध्य प्रदेश तो गवाह रहा है, क्योंकि लोकायुक्त पुलिस ने जितने रिश्वतखोरों को यहाँ गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, वो आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं प्रदेश में कि अब सेना के जवानों को भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमारे साथ किसी भी
संतोष कुमार चौहान जो पीड़ित जवान हैं फोन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। संतोष जी, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपसे मैं अपडेट ये जानना चाहती हूँ कि आप जो समस्या है वो हमने सुनी, हमने दर्शकों को भी दिखाई। जो पटवारी ने कहा, आपने उन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, पटवारी ने साफ इनकार कर दिया। अभी आपके पास अब आपने क्या किया है? कोई आप किसी अधिकारी से मिले हैं, किसी बड़े अधिकारी से आपने मुलाकात की है इस विषय में? जी मैं पटवारी के साथ मैं गया था, पिछले 4 महीने से पटवारी ने चक्कर कटाया था, रिक्वेस्ट किया पटवारी से। तो पटवारी ने मेरे जो स्टाम्प पेपर मेरे मुंह में फेंक दिया कि मैं आपका काम नहीं कर सकता। तो उसके बाद मैं तहसीलदार से मिलने, तहसीलदार ने भी मेरे साथ ले दिया और उसके बाद मैं डायरेक्ट 2 बार कलेक्टर से मिला। कलेक्टर ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने RTI लगाने की भी कोशिश किया, तहसील कार्यालय में, तो मेरा RTI भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद फिर मैं दो बार फिर मैं कलेक्टर के पास गया, तो मेरा कलेक्टर कोई नहीं सुन रहा। मैं क्या करूँ? मैं उसमें फोन भी आदमी हूँ। संतोष, कलेक्टर ने आपसे क्या कहा? आपने अगर RTI लगाई भी है तो उसके बाद क्या कहा? मैं पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, मैम मेरा RTI का जो एप्लीकेशन है तहसीलदार ने मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैम क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया संतोष? क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? अब पता नहीं मैम, वो बता सकता है क्यों नहीं किया गया। फिर कलेक्टर ने आपसे क्या कहा? वो मैं कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर ने मेरे वापस कर दिया। कलेक्टर ने मेरे को ये बोला कि आप तहसीलदार से डिस्कस करो। मैं सर मैं तहसीलदार से डिस्कस करूँ, तहसीलदार ने मेरे नहीं सुना, तब मैं आपके पास आया। आप एक IAS हो, आप एक कलेक्टर हो, तो मैं जिला के सबसे बड़े संतोष, मैं आपके पास आऊंगी। कौशल पटवारी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, फोन पर ही जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कौशल जी, आप पर आरोप लगाए हैं संतोष ने कि आप उनका जो आपने उनसे रिश्वत की मांग की है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी। ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने उनसे कोई रिश्वत की बात नहीं की है, गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा कौशल, लेकिन इनका काम मेरे प्रभाव की बढ़ोतरी आपसे कोई काम नहीं है। और वो स्वयं अभी क्या है, हमारे यहाँ पूरे मतलब राज्य में 5 डिस्ट्रिक्ट के नीचे नामांकन और 5 डिस्ट्रिक्ट के नीचे रजिस्ट्री रखवा परिवहन है, और इन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट के नीचे जमीन का रजिस्ट्री कराया है और ये नामांकन के लिए आवेदन लगाए हुए हैं। हमारे इनसे कोई काम नहीं है। जब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं रजिस्ट्री कराने के लिए जो मैं नकल निकाला और मेरा रजिस्ट्री क्यों हुआ और मेरे को नकल क्यों दिया गया? इतना कम, अगर मान लो 5 डिस्ट्री से कम लेंगे जमीन तो मेरे को नकल क्यों दिया गया और रजिस्ट्री क्यों हुआ? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको बिक्री हेतु रजिस्ट्री है तो कोई नकल जारी नहीं किया गया है। ये जीवन खतरा ये है और इन्होंने कभी नहीं बताया है किसी को भी जीवन खतरा को क्यों किस तरीके से करिए, और इन्होंने अपना जीवन खतरा को सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस में ले आके अपना रजिस्ट्री करा दिया है। और ये हमारे समझ से पड़े है कि रजिस्ट्रार मैडम 5 डिस्ट्रिक्ट के नीचे रजिस्ट्री कैसे कर दी? 5 डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री बैन है, हमारे जो मैं नकल खर्चा लिया हूँ उसे पटवारी का भी सिग्नेचर है, तो आप ऐसे बोलते कि डायरेक्ट वहाँ से लिया है। आपका पटवारी का आपका सिग्नेचर आप मैं सीमा संतोष चौहान जी से पूछना चाहूंगा कि उस जीवन खतरा नकल पे कहीं पर भी ये लिखा है क्या उस नकल को बिक्री हेतु जारी किया गया है या रजिस्ट्री हेतु जारी किया गया करके आपने पूरे तथ्य को छुपाया है। दूसरी बात, आप स्वयं केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, ना आपने अपने विभाग से परमिशन लिया है, लाखों रुपए की जमीन खरीदे हैं मुंगली में, भाटापारा में। आपने स्वयं ऑफिस में आके बताया कि मैंने भाटापारा में लाखों रुपए की जमीन दिया है। तहसीलदार और रिजर्व आपको 2 साल पहले ट्रेप कराया था, और अगर मुंगली में मेरा काम नहीं होगा तो मतलब राजस्व विभाग को पूरा निपटा दूंगा, राजस्व विभाग को ट्रेप कराऊंगा करके। और कौशल जी आप बने रहिए। संतोष, कौशल जी ने साफ तौर पर ये कहा कि उनका इसमें कोई रोल ही नहीं है। वो तो चोर आदमी थोड़ी बोलेगा नहीं कि मैं चोरी किया हूँ, चोर आदमी थोड़ी बोलेगा मैं चोरी किया हूँ। जब संतोष, क्यों नहीं किया मैंने? लेकिन कौशल ही बता रहे हैं कि भाई उनके पास वो कहते हैं कि जिस तरह से जो नियम है उसके मुताबिक हम बता रहे हैं कि भाई इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैम पहले तो बात ये है कि जब मैंने उसके पास स्टाम्प पेपर में दिया तो मेरे से 5,000 का माल किया है, 5,000 रुपया ऑलरेडी उसको दे चुका था, फिर मेरे से दोबारा 5,000 रुपये का माल किया और मैं गरीब परिवार
साल से इतना मैं हमेशा रिश्वत में कहाँ से निकालूं? मैं जो थोड़ा बहुत सेविंग मिलता है मेरे को, तो मैं अपने पूरा घर को गाड़ी चलाता हूँ इससे, तो मैं रिश्वत खोरों को मैं कहाँ से पैसा दूं? कौशल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कौशल जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप अपनी ओर से देखिए, ऐसा होता है, चलिए हम मान लेते हैं कि हमें ये नहीं पता कि कौन से अधिकारी से हमें कौन सी अपनी जो चीज है उसके सामने पेश रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और भी बात है, नैतिकता के आधार पर आप पटवारी हैं, आप भी सरकारी पद पर बैठे हैं, और अगर आपको लगता है कि वो चीज आपके दायरे में नहीं आती तो आप सही सलाह दे सकते हैं, आप उसमें मदद कर सकते हैं। 15 अप्रैल 2015 को श्रीमान संतोष चौहान जी ने स्वयं तहसीलदार साहब के कोर्ट में हस्ताक्षर करते हुए आवेदन लगाया है नामांतरण के। इनका किसी कोई ऑफिस से काम नहीं है, पटवारी ऑफिस के रूप में काम ही नहीं है, न मेरे से न मेरे प्रभार की किसी ऑफिस से। इनका मेरे पर आरोप बिल्कुल गलत है, ये जिसको भी पाए उसके पर आरोप लगा रहे हैं। इनका पेपर में स्टेटमेंट देखिए, इन लोगों ने एसपी पे आरोप लगाया है, बड़े बड़े अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं संतोष चौहान जी। चलिए, समय मेरे पास कम है कौशल जी, आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि अगर ऐसा कोई होता भी है, कोई आम जनता, कोई आम व्यक्ति आपके पास आता है समस्या को लेकर, तो उसको कम से कम सुझाव तो दे कि उसे क्या करना है, किस तरह से। बिल्कुल सुझाव दिया जाता है मैडम, जो हमारे कार्यालय में हो सकता है बिल्कुल हम करते हैं। चलिए, शुक्रिया कौशल जी। संतोष, आपसे मैं आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि कलेक्टर ने आपसे क्या कहा जब आपने कल आरटीआई दी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? कलेक्टर ने बोला मैम कि आप जाके तहसीलदार से बात करो। तहसीलदार मेरा सुनते नहीं, मैं कैसे उससे मैं बात करूँ? अगर मान लो मैं तहसीलदार सुनता तो कलेक्टर के पास, इतना बड़ा अधिकारी पास में कैसे जाता? ये सब मिले नहीं है सब। कौशल जी, कलेक्टर तो कह रहे हैं कि तहसीलदार से बात करो, इसका मैं विरोध करूंगा। कलेक्टर तो कह रहे हैं तहसीलदार से बात करो, अब क्या करे बताइए बेचारा जवान। ये विडंबना है कि अगर वो तहसीलदार के पास जाते हैं संतोष, तो उनको कहा जाता है कि हमारा इसमें कोई दायरा नहीं है, कलेक्टर के पास जाओ। कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर ने कहा तहसीलदार के पास जाओ, और जरा कोई बता दे कि वो उधर जाना किसके पास है। संतोष, आपका शुक्रिया, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे माध्यम से ही आपकी आवाज जो अधिकारी बैठे हैं उन तक पहुंच जाए, आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। लेकिन सवाल यही है, विडंबना देखिए कि किस तरह से हमारे देश में देश की रक्षा करने वाले जवान को देश के सरकारी अधिकारी किस तरह से घुमा रहे हैं। अब वो बेचारा अपनी समस्या लेकर जाए तो जाए कहाँ, ये बड़ा सवाल है।